मुस्लिम से हिंदू युवक का मुस्लिम लड़की से शादी करना गुनाह है क्या? अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है तो इसमें गुनाह क्या है? क्या हिंदू अपनी मुस्लिम पत्नी को लेने मायके जाएगा तो मारा जाएगा? यह सवाल यूं ही नहीं उठा रहा हूं। ऐसी घटना हुई है गाजियाबाद में, जहां नितिन ने पिछले साल मुस्लिम युवती मुस्कान से शादी की थी। जब युवक अपने ससुराल पत्नी को लेने के लिए पहुंचा तो आरोप है कि ससुर और उसके साथियों ने गला दबाकर नितिन को मार डाला। अब पीड़ित हिंदू परिवार आरोपियों के खिलाफ बुलेट इंसाफ की मांग कर रहा है। सात आदमी थे, 7 आदमी में 4 उस पे लगे हुए थे। मेरे भाई को दबा रखा था। भाई को ऐसी धमकी भरी फोन आते थे। मेरे भाई की मृत्यु हत्या को अंजाम दिया इन्होंने मेरे आंखों के सामने। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, योगी जी को इनकाउंटर कराना चाहिए उनका। नितिन और मुस्कान, नितिन हिंदू, मुस्कान मुसलमान। करीब 1 साल पहले दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, आर्य समाज रीति से शादी की, लेकिन नितिन को शायद पता नहीं कि वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने से पहले मारा जाएगा, वो भी मुस्कान के परिवार के हाथ। मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू युवक की हत्या। दरअसल नितिन की गलती सिर्फ इतने थी कि वो 1 साल पहले मुस्कान नाम की एक लड़की जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है उसके साथ शादी की। लेकिन इस बीच मुस्कान के घर वाले लगातार नितिन को धमकी, थ्रेट देते थे क्योंकि दोनों अलग धर्म से थे। आरोप है कि गाजियाबाद के रहने वाले प्रोफेसर नितिन जैन की मुस्कान के परिवार वालों ने गला दबाकर हत्या की। नितिन की हत्या में मुस्कान के अब्बू मेहरुद्दीन और मुस्कान के चाचा आसिफ अली शामिल थे। इसके अलावा 5 और लोग हत्या में शामिल थे। आरोपी नितिन के भाई अमित की हत्या करना चाहते थे, लेकिन किसी तरह से अमित ने अपनी जान बचाई। 7 आदमी थे, 7 आदमी में 4 उस पे लगे हुए थे। मेरे भाई को दबा रखा था और 3 ने मुझे दबा रखा था। साहब मेरे ये निशान, मेरे भाई को भी गला दबा कर हत्या की गई है। अच्छा। मेरा अभी तक भी गला दुख रहा है। मैं तो जैसे तैसे, जब मेरे भाई के प्राण निकट गए तब मुझे ऐसा दिखा कि भाई तू अकेला ही रह गया, बस अब अपने आप को बचा। जब तक तो कोशिश यही रही है कि कोई सा बच जाए, हमारे में से उठ जाए। नितिन की हत्या के पीछे वजह उसका हिंदू होना। मर्डर की प्लानिंग और प्लॉटिंग की वजह भी बेहद चौंकाने वाली। 29 मार्च को नितिन और मुस्कान में बहस हुई। बहस के बाद मुस्कान अपने मायके गई, अपने अब्बू के पास। अगले दिन यानी 30 मार्च को मुस्कान के चाचा आसिफ अली ने समझौते के लिए नितिन को बुलाया। दावा है कि मुस्कान ने अपने पति को फोन कर बुलाया। ससुराल वालों के बुलावे पर नितिन और उसके भाई अमित दोनों मुस्कान बुलाने गए। मुस्कान गर्भवती थी, इसलिए भी नितिन अपनी पत्नी को वापस जल्दी लाना चाहते थे। आरोप ये कि मुस्कान के परिवार वालों ने उन्हें कार में बैठाकर जंगल ले गए और घेर लिया, जहां 4 लोगों ने नितिन के साथ मारपीट की, गला दबाया और 3 लोगों ने अमित को घेरा। मुस्कान के चाचा और उसके साथियों ने नितिन को मार डाला और अमित किसी तरह से जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाया। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? आसिफ अली था, मेहरुद्दीन था, सब 7 आदमी थे। ये 5 को मैं पहचान नहीं पाया। 5 अजनबी आदमी थे। 2 गाड़ी थी, एक सेंट्रो थी, एक डिजायर गाड़ी थी हमारे पीछे। वो डिजायर गाड़ी पहले से ही वहाँ वेट कर रही थी। उन्होंने फ़ोन कर रखा था कि मैं इनको लेके आने लग रहा हूँ। परिवार का आरोप है कि नितिन की हत्या में पत्नी मुस्कान का भी हाथ है। नितिन को समझौते के लिए बुलाने का मकसद उनकी हत्या करना था। मुस्कान का भी इस पूरे में रोल है, साजिश है। हाँ जी, वो कॉल करती थी, मतलब कि उसी ने बुलाया है, फोन करके तो उसने बुलाया है। और ऐसी बात नहीं कि घर से मतलब कॉल नहीं कर रही थी। अब अपने भाई से, भाभी से, माँ से, जो भी थे उसके परिवार वाले, वो मतलब वीडियो कॉल भी कर रही थी और फोन भी कर रही थी। नितिन के भाई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि उनके भाइयों के साथ जैसा आरोपियों ने किया, आरोपियों का अंजाम भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, योगी जी को इनकाउंटर कराना चाहिए उनका, कि हर हिंदू पर, हर मुस्लिम हर घटना में अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तम नगर की घटना अभी तक शांत नहीं हुई है। दूसरी घटना को अंजाम इन्होंने फिर दे दिया। सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी जिसकी आंखों के सामने उसके छोटे भाई की हत्या कर दी गई, बेरहमी से गला दबाकर मार दिया गया। इसलिए
अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। इस हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी बचे 5 आरोपियों की तलाश है। सवाल तो ये भी कि क्या पुलिस नितिन की हत्या में मुस्कान की भूमिका की जांच करेगी? राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। आज 1 अप्रैल यानी अप्रैल फुल डे। अमेरिका ईरान युद्ध में कौन किसे फूल बना रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन योगी का बुलडोजर बड़े बड़े अवैध कब्जों को मिनटों में फूल की तरह गिरा रहा है। अब की बार जो योगी प्रशासन के इस पहलवान ने कार्रवाई की है, उसे पूरा करने के लिए उसके पास थे सिर्फ 48 घंटे और टारगेट 4। देखिए कैसे अतिक्रमण को बाबा के बुलडोजर ने धूल चटा दी। नजूल की लैंड पर यह मस्जिद बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि 22 सालों पहले इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। कई बुलडोजर यहां पर लगाए गए हैं। आप देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर कैसे गरजता है, यह पूरा देश देखता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दुनिया युद्ध में व्यस्त है और योगी प्रशासन का 1500 किलो का पहलवान अपना काम निरंतर कर रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं, जहां बुलडोजर ने 1-2 नहीं बल्कि 4-4 जगहों को एक साथ अपने टारगेट पर लिया। पहली अवैध मस्जिद, दूसरा कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री वॉल, तीसरा अवैध मजार, चौथा अवैध पुलिस चौकी। इन सभी को बुलडोज करने के लिए योगी प्रशासन ने पूरा खाका तैयार किया। बुलडोजर एक्शन के लिए नक्शे पर कार्रवाई की रूपरेखा खींची और फिर 48 घंटे के अंदर सीतापुर के कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के आसपास मौजूद इन अवैध कब्जों को मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। एक एक ईंट सड़क पर बिखरी है। योगी का पहलवान अपने काम में लगा। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित हुआ और आज ये जो अतिक्रमण है, जो स्ट्रक्चर था, इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इलाके की ड्रोन से निगरानी के बीच बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये कार्रवाई उस अवैध मस्जिद पर हो रही है जिसे अतिक्रमण कर 22 साल पहले बनवाया गया था। इसके लिए सरकारी जमीन को हथियाया गया था, लेकिन योगी प्रशासन ने इसे चिन्हित किया और अब इस पर बुलडोजर चल चुका है। यह कई वर्षों पुरानी मस्जिद बनी हुई थी। आपको बता दें कि कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इसे अपने आप नहीं हटाया गया, जिसके बाद में आज इसे बुलडोजर एक्शन से जमींदोज किया गया है। इसी तरह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इससे कुछ ही दूरी पर मौजूद अवैध मजार को भी मलबा कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद ना मजार रही और ना ही कोई अवैध कब्जा। इस कार्रवाई के पीछे कैप्टन मनोज पांडे चौक का सौंदर्यीकरण का अटका काम है, जो अब जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा। कैप्टन मनोज पांडे चौराहा के चारों तरफ 150 मीटर की परिधि में सभी को सर्वे करके जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दी गई थी। उसके बाद समय समय पर निरंतर इसकी अनाउंसमेंट कराई गई। यहाँ पर उसके उपरांत ही आज ये जो है कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको फिर आज वहाँ पर वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कब्रिस्तान का विस्तार करने की नीयत से खड़ी की गई इस बाउंड्री वॉल पर एक्शन भी है। बुलडोजर का एक पंजा उठा और पूरी की पूरी दीवार मलबा हो गई। कब्रिस्तान की अवैध तरीके से जो बनाई गई थी बाउंड्री, कई वर्षों पहले उसे गिरा दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे, यह कब्रिस्तान तरीमपुर का है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई इसी कब्रिस्तान पर हो रही है। योगी प्रशासन के लिए ना कोई अपना है ना पराया। यूपी में कानून सबके लिए एक बराबर है। इसकी मिसाल ये तस्वीरें दे रही हैं। सड़क पर 2-2 बुलडोजर उतरे और सुबह के वक्त बुलडोजरों ने उखाड़ दी अवैध छत, जिसके बाद मिट्टी हो गई अवैध पुलिस चौकी। सीतापुर में कार्रवाई की शुरुआत योगी प्रशासन ने यहीं से की। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही और चौराहे के पास बनी पुलिस चौकी देखते ही देखते जमींदोज हो गई।
चौराहे के चारों तरफ 150 मीटर तक अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई हो रही है। इसके लिए 7 थानों की फोर्स और 1 कंपनी PSC डिप्लॉय की गई है। सीतापुर में अब ना अवैध मस्जिद बची है और ना ही मजार। अब कब्रिस्तान की विस्तार वाली नीति पर लगाम लग चुकी है और पुलिस चौकी का भी बुलडोजर ने काम तमाम कर दिया, जो ये बताता है कि जनवरी हो या फरवरी या फिर मार्च या अप्रैल की पहली तारीख, बुलडोजर सिर्फ अपना टारगेट सेट करता है और एक्शन पूरा कर लौट जाता है। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर, जी मीडिया। योगी की नीति है ना ही अवैध कब्जा रहे और ना ही सिस्टम में करप्शन रहे, इसलिए यूपी के सीएम ने करप्शन की उस फाइल को उठा लिया है जिसमें मौलाना के काले कारनामे कैद हैं और मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में करप्शन का लेखा जोखा भी, जिसे योगी जड़ से मिटाने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। आदेश दे दिए गए हैं, काम भी शुरू हो चुका है। अब करप्ट मौलानाओं का चेहरा सामने आना बाकी है। झांसा भी दिया है, शादी भी नहीं किया है। 2 से हमारा बेटा आरोप लगाएगा, उसको फंसाएगा। हम लड़की इनकी नहीं करेंगे, हमारा लड़का तो अब जेल गया, अब क्या है? बीमार तो पड़ी जाती है क्योंकि वो कैसी सर्दी होती है, क्या होता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, स्पष्टता, ये केवल शब्द नहीं, यूपी में गवर्नेंस चलाने का योगी आदित्यनाथ का सूत्र है और जो इस सूत्र से अलग हटा वो योगी के टारगेट पर आया। आपकी स्क्रीन पर जो मौलाना है, इस जैसे ही कुछ लोग योगी के मिशन में बाधा बन रहे हैं। कुछ हैं जो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का चूरन मिलाकर उन्हें खोखला बनाने में जुटे हैं। यही कारण है कि मौलाना की करप्शन फाइल खुल गई है। अब योगी इन्हें एक्सपोज करेंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। सबसे पहले बाराबंकी के इस मौलाना के चेहरे को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसकी हरकत माफ करने वाली नहीं है। इस मौलाना का नाम है मोहम्मद रेहान। इस पर एक युवती से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। योगी फोर्स ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी मौलाना मोहम्मद रेहान पर उसी के गांव में रहने वाली एक युवती ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। बड़ी मस्जिद के इस मौलाना पर आरोप है कि इसने युवती को मस्जिद में बुलाया, वहां उसका रेप करने का प्रयास किया। रात को बुलाए थे तो हम गए थे वहाँ मदरसे मस्जिद में, तो वहाँ जब गए दोनों लोग थे कमरे में, तो 3 लड़के आकर पकड़ लिए, गलत हरकतें करे। फिर उन्होंने 3 लड़के वीडियो बना लिया, फिर उन्होंने डिलीट करा दी इसी रात। लेकिन पीड़ित युवती के आरोपों को मौलाना के परिवार वालों ने सिरे से खारिज कर दिया। वीडियो बनाएगा, वीडियो कटा दिया गया, ये जो वो लगा है कैमरा, उसको बटन दाब दिया गया। अच्छा, मतलब जो सीसीटीवी लगा था उसको बंद कर दिया। लड़की अपनी फंसा दी हमको। आप क्या चाहते हो? हम लड़की इनकी नहीं करेंगे, हमारा लड़का तो अब जेल गया, अब क्या है? अब योगी की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के मदरसों में बंटने वाली मिड डे मील को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने 558 मदरसों में मिड डे मील योजना में जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद दिए गए। अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच ने इसकी आवाज उठाई, जिसके बाद शिक्षा विभाग और मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। पसमानदा समाज का आरोप है कि कई मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले राशन और फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। कागजों पर बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई जाती है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने साफ कर दिया कि बच्चों के हक का निवाला छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए जिले के अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी तो सीतापुर में एक मदरसे के कुछ छात्रों ने खाने की गुणवत्ता को 100% अंकों से पास किया।
कैसा खाना देते हैं? अच्छा मिलता है और सही सही खाने मिलता है। सही सही खाना मिलता है? जी सर। बेटा खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है? जी सर। डेली मिलता है? जी। वही उस मदरसे के प्रिंसिपल का साफ कहना था, हो सकता है मिड डे मील में धांधली हो रही हो। क्या भ्रष्टाचार हो सकता है मिड डे मील में? नहीं, हो तो सकता है, माना जा सकता है भाई, हर तरीके के लोग हैं, कैसा कहाँ का क्या मामला चल रहा है वो अपना खुद ही जान सकते हैं वो लोग। इधर प्रदेश के मौलाना भी योगी सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आए। जांच के आदेश अगर हुए हैं, गवर्नमेंट मुतमिन होना चाहती है तो जांच कराएं, कोई हर्ज की बात नहीं। खाना पकाया आता है, हमारे यहाँ अनाज या पैसे नहीं आते, जो आता है खाना वो तकसीम हो जाता है। जब सरकार से ये मान्यता प्राप्त है, सरकार के अधीन हैं ये मदरसे, तो जाहिर सी बात है सरकार को इसमें जो है दखल देना। बच्चों के निवालों पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और बात पश्चिम एशिया के जंग की। अमेरिका के पीस प्रस्तावों के बीच ईरान कभी बहरीन पर मिसाइलें दाग रहा है, कभी कुवैत के एयरपोर्ट को जला रहा है। ईरान के इस हमले का खाड़ी देश अब करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने इसका पुख्ता संकेत भी दे दिया है कि ईरान के अपने देश पर हमले को अब वो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। और सिर्फ यूएई नहीं, दूसरे खाड़ी देश भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब युद्ध में, इस जंग में अरब देश भी उतरने जा रहे हैं? बहरीन, ईरान ने 186 मिसाइलें और 419 ड्रोन से हमले किए। कुवैत, ईरान के हमले में एयरपोर्ट पर तेल टैंकरों में आग लग गई, आसमान में धुएं का बड़ा गुबार छा गया। इसके पहले सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन, ओमान और सीरिया। ईरान ने खाड़ी के किसी देश को नहीं बख्शा। अब खाड़ी के देश ईरान को नहीं बख्शेंगे। इसका प्लान तैयार किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात अब खुलकर युद्ध में एंट्री की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है, जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य कार्रवाई को वैधता मिल सके। युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात ही नहीं, खाड़ी के दूसरे देशों के शामिल होने के संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही दे चुके हैं। तो क्या ट्रंप का ईरान युद्ध हफ्ते 10 दिन में खत्म कर अपने मुल्क लौट जाने की बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं, या ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसका खुलासा वो अभी नहीं कर रहे हैं और हॉर्मुज के लिए मैसेज दे रहे हैं कि जाओ तेल ले आओ। अब 5 पॉइंट में समझिए कि मिडिल ईस्ट की जंग फिलहाल खत्म होने के आसार क्यों नहीं दिख रहे हैं, और खाड़ी देश ईरान पर संयुक्त रूप से हमला करते हैं तो ईरान का क्या होगा। लेकिन उसके पहले वो 3 कारण देखिए कि क्यों अब ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद खाड़ी देशों ने आक्रामक कार्रवाई नहीं की। खाड़ी देशों की सैन्य कार्रवाई का सहारा लेने में अब तक दिलचस्पी नहीं होने के 3 कारण हैं। पहला, ये युद्ध हमारा नहीं है। दूसरा, हमने इसे शुरू नहीं किया, ये हमारे हित में नहीं है। लेकिन खाड़ी देशों के ये शुरुआती रुझान थे। लंबा खिंचता युद्ध और हॉर्मुज के बंद पानी ने अब इन खाड़ी देशों को चोक करना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज नहीं खुलने का नुकसान इन देशों को समझ में आने लगा है। कहावत पुरानी है कि कोई भी नुकसान उठाया जा सकता है बशर्ते वो अर्थ का नुकसान ना हो। खाड़ी देशों के साथ यही हो रहा है। पर्शियन गल्फ से 8 प्रमुख देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान जैसे अधिकांश देशों के लिए व्यापार का इकलौता समुद्री रास्ता हॉर्मुज है और वो अभी बंद है। हालात इतने बदतर हैं
कि कतर के गैस संयंत्रों ने उत्पादन बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात को अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद करनी पड़ी है। आशंका है कि हॉर्मूज के बंद रहने से मिडिल ईस्ट के इन देशों में जीडीपी को लगभग 5% का नुकसान हो सकता है। तेल और गैस ही खाड़ी देशों का आधार है और इसकी सप्लाई बंद होने का मतलब है अर्थव्यवस्था का पंटाधार। हालांकि दलील दी जा रही है कि मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई है, लेकिन यहीं ईरान का रुख समझना होगा, जो अमेरिकी बेस का बहाना बनाकर खाड़ी देशों पर ऐसा हमला कर रहा है कि उनकी पूरी इकोनॉमी हिलने लगी है। अब यही खाड़ी देश ईरान के खिलाफ एक मोर्चा बना लेते हैं और ईरान को टारगेट करते हैं तो अचरज की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़बोलापन ट्रंप की आदत है या फितरत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ है कि हवाई बयान देने में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जबरदस्त तरीके से माहिर है। जी हां, बीते 33 दिनों से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। इस दौरान ट्रंप करीब 12 बार यह बयान दे चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन मौजूदा हालात आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप, जंग भीषण तरीके से जारी है। इतना ही नहीं, ट्रंप 17 बार यह बयान देते हुए दावा कर चुके हैं कि ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी लीडरशिप और हथियार खत्म हो चुके हैं। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका से जंग में ईरान अब भी डटा हुआ है और डैमेज भी पहुंचा रहा है। ठीक इसी तरह ट्रंप 18 बार यह ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका जंग जीत गया, ईरान सरेंडर कर चुका है। अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप ईरान से निकलने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ये छटपटाहट, ये बौखलाहट और इतनी घबराहट, वो भी सिर्फ 33 दिनों में। ये वही ट्रंप है जो कल तक ईरान का वजूद मिटाने की वार्निंग दे रहे थे। ये वही ट्रंप है जो ईरान में सत्ता परिवर्तन की धमकी दे रहे थे। ये वही ट्रंप है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन जंग के 33 दिन बाद भी ना तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला और न ही ईरान झुका। उल्टे अब ट्रंप ही ईरान से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि चंद रोज पहले ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान न सिर्फ युद्ध हारने की कगार पर है, बल्कि ट्रंप के आगे सरेंडर के लिए बिलबिला रहा है। ईरान को लेकर ट्रंप अब तक जो दावे कर रहे थे वो हवाई थे, क्योंकि इस वक्त ट्रंप का मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में ईरान से निकलना, मिडिल ईस्ट की जंग को छोड़ देना और अगले 2-3 हफ्तों में अमेरिकी सेना को खाड़ी से निकाल लेना। ऐसे में सवाल है, अचानक ऐसा क्या हुआ जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से जंग लड़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझने की भूल की, या फिर ईरानी सेना के हमलों में यूएस को भारी नुकसान हुआ? क्योंकि बीते 33 दिनों में मिडिल ईस्ट में जंग पूरे चरम पर है और इन 33 दिनों में अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान ने अपने हर विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया है, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है। मगर 33 दिन बाद जंग बेनतीजा है और ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि खलीफा के साथ ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी जंग में उतर चुके हैं और इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर भीषण हमले कर रहे हैं। यमन के हूती लड़ाके और लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन IRGC के साथ मिलकर इजराइल, इराक, कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आशंका ये भी जाहिर की जा रही है, ईरान किसी भी तरह युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी सेना खुद ही हार मान ले और जंग से पीछे हट जाए। लेकिन जिस तरह ट्रंप अभी से ही युद्ध रोकने और ईरान छोड़ने की अपील कर रहे हैं, वो ईरान के लिए किसी जीत से कम नहीं। और अब तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, भले ही अमेरिका जंग से खुद को निकाल ले, लेकिन ईरानी सेना के हमले जारी रहेंगे जब तक अमेरिका का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या ईरान युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार सी आ गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक ही युद्ध को लेकर दोनों की राहें बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में खाड़ी से वो निकल जाएंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध कब खत्म होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं। क्या ट्रंप नेतन्याहू युद्ध पर बढ़ चुके हैं? ट्रंप कह रहे हैं युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध खत्म होने की तारीख तय नहीं। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के वक्त ट्रंप और नेतन्याहू का इरादा एक था, मकसद एक था, ईरान की तबाही, ईरान में सत्ता परिवर्तन। लेकिन युद्ध के 33वें दिन बदल गए दोनों के बोल। क्या युद्ध को लेकर बढ़ गए ट्रंप और नेतन्याहू?
क्या युद्ध से अमेरिका खींचेगा पांव? इजराइल क्या अकेला लड़ेगा जंग? युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा औंधे मुंह गिरा कि सिर्फ 48 घंटे में ईरान को कुचल देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा और अब युद्ध दूसरे महीने में है। युद्ध में जीत तो दूर, अब ट्रंप बुरा फंसा महसूस कर रहे हैं। इधर नेतन्याहू को युद्ध नतीजों की कोई जल्दी नहीं है। नेतन्याहू युद्ध का विस्तार चाहते हैं। नेतन्याहू की समझ साफ है कि जंग की ज्वाला खाड़ी देशों को लपेटे में लेती है तो ईरान कमजोर पड़ेगा। अब यही ये सवाल उठता है कि जंग पर ट्रंप नेतन्याहू की राहें क्या बिल्कुल जुदा होने जा रही हैं? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप क्यों इस नतीजे पर पहुंचते दिख रहे हैं कि उन्हें जंग के नतीजे से लेना देना नहीं है। वो 2-3 हफ्तों में सब कुछ समेट देंगे। नंबर 1, ट्रंप को नेटो देशों से उम्मीद थी कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे। नेटो देशों ने इनकार कर दिया। नंबर 2, ईरान युद्ध में अमेरिकी सैन्य ताकत मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाई। अमेरिकी सैनिक की साख को बट्टा। नंबर 3, गल्फ देशों का अमेरिका पर सुरक्षा गारंटी को लेकर भरोसा कम हुआ। गल्फ में अमेरिकी प्रतिष्ठा को धक्का। नंबर 4, अमेरिका के भीतर से ईरान युद्ध को लेकर विरोध की आवाजें उठ रही हैं। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को समर्थन नहीं है। ईरान के परमाणु बम बना लेने से दुनिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया और ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल के लिए स्थिति दूसरी है। ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मिडिल ईस्ट की जंग में अभी तक ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या अब इस जंग का पासा पलटने वाला है? क्या महायुद्ध का क्लाइमेक्स बदलने वाला है? क्योंकि जिस ईरान को काबू में करने में ट्रंप के पसीने छूट गए, अब उसी ईरान को तबाह करने जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट में दस्तक दे रहा है। आखिर क्या है ईरान जंग के लिए ट्रंप का सरप्राइज? देखिए इस रिपोर्ट। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते इस जंगबाज की मंजिल तो मिडिल ईस्ट है, लेकिन इस जंगी बेड़े के टारगेट पर ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट है। एक तरफ ट्रंप ईरान से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना के जंगबाजों की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर रहे हैं। पेंटागन से जो ताजा अपडेट आया उसके मुताबिक अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। अमेरिकी नौसेना के बेड़ों का संचालन यूएस सेंट्रल कमांड करेगा। जंग के 33वें दिन यूएसएस जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में तैनाती कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि 6 अप्रैल से पहले ट्रंप ईरान पर बड़े हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। मुमकिन ये भी है कि यूएस नेवी के जंगी बेड़ों की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड पर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर बात मिडिल ईस्ट की करें तो यहाँ यूएस नेवी के अब 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ने मोर्चा संभाल रखा है। पहला युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, दूसरा युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली, तीसरा युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश। अमेरिका के ये तीनों जंगी बेड़े समंदर में चलते फिरते सैन्य अड्डे की तरह है। और सबसे अहम ये कि ये तीनों युद्धपोत अकेले नहीं बल्कि पूरे स्ट्राइकर ग्रुप के साथ चलते हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में एक खबर आई थी कि अमेरिका का एक विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आगजनी के बाद मरम्मत के लिए अपने होम बेस रवाना किया गया। तो क्या यूएसएस गेराल्ड की जगह यूएसएस जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात कर ट्रंप किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं? क्या यूएसएस जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट में छिड़ी महाजंग का क्लाइमेक्स पलट सकता है? तो आपको बता दें कि यूएसएस जॉर्ज बुश निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह जंगी बेड़ा 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी है। समंदर में यह जंगबाज 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5000 मरीन तैनात रहते हैं। यह युद्धपोत 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर साथ चलता है। हैरानी इस बात की है कि साल 2003 में इराक से जारी युद्ध में भी अमेरिका ने इतने समुद्री जंगबाजों को तैनात किया था जितने ईरान से जारी युद्ध में किए।
वहीं मिडिल ईस्ट के अलावा ब्रिटेन के सफोक एयरबेस पर भी 12A-10C थंडरबोल्ट विमानों ने लैंड किया, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अक्सर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए करता है। साफ है कि अब तक ईरान से जो जंग जारी थी वो तो अमेरिका का छोटा सा ट्रिलर था। ट्रंप का असली प्रहार यानी ईरान में बारूदी हाहाकार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे चील आसमान में उड़ान भरते भरते कब जमीन पर मौजूद जानवरों पर हमला बोल देता है, वैसे अब युद्ध में ट्रंप ने अमेरिकी वायुसेना के घातक चील को उतारने की योजना बना ली। लेकिन सवाल वही है, जैसे अभी तक ईरान हमले कर रहा है, ट्रंप का ऑपरेशन चील भी सफल हो पाएगा या नहीं? ट्रंप क्या कह दें, ट्रंप क्या कर गुजरे, ट्रंप अभी क्या बोले और बाद में क्या, इसका भरोसा करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका के पास एक ऐसी घातक चील है जो 100% गारंटी के साथ युद्ध के मैदान में उड़ान भरती है। अब ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपनी इसी घातक चील को उतारने का प्लान बना लिया है और अमेरिका की वो घातक चील है EA-37B कंपास कॉल इलेक्ट्रॉनिक युद्धक जेट। अमेरिकी वायुसेना के ये 2 युद्धक जेट ब्रिटेन पहुंच भी चुके हैं, जिसके बाद इनके जल्द ही मिडिल ईस्ट में तैनात किए जाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। अभी तक अमेरिका अपने दुश्मन ईरान को धूल चटाने के लिए अपने बड़े बड़े जहाजों, एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर चुका है। दुनिया का सबसे मशहूर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट A-10 थंडरबोल्ट उतार चुका है। तेहरान से लेकर इस्फहान तक हवाई हमले कर चुका है। ईरान के हथियारों के भंडार पर स्ट्राइक कर चुका है। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान को अपने काबू में नहीं कर पाए, इसलिए अब EA-37B कंपास कॉल इलेक्ट्रॉनिक युद्धक जेट युद्ध में ईरान के खिलाफ उतर सकता है। अमेरिका का यह इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को जाम करने में माहिर माना जाता है। इसे दुश्मन के रडार, नेविगेशन सिस्टम को जाम करने के लिए भी लगाया जाता है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर देता है, साथ ही खुफिया जानकारी देने और ट्रैकिंग का भी काम करता है। EA-37B विमान बिना गोली या मिसाइल दागे दुश्मन की किल चेन को तोड़ने में सक्षम है, इसलिए इसे ईरान के विरुद्ध एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि ये तेज, ऊंचा उड़ने वाला, लंबी रेंज वाला और ज्यादा लचीला विमान है। अमेरिका की घातक तैयारी के बावजूद ईरान बेखौफ है। वो लगातार इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निस्तनाबूद करने में जुटा है। अब ट्रंप की यह घातक चील ईरान को झुका पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी देने को तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी आक्रामक रुख अपना रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसे में जंग की आग और भड़केगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जंग चाहे बॉर्डर पर हो या फिर बॉर्डर के भीतर, जवान जब लड़ता है तो उसे चाहिए आज के दौर का हथियार। ऐसा ही एक हथियार है नेगेव लाइट मशीन गन। इजराइल और भारत संयुक्त रूप से इस ओके और टेस्टेड मशीन गन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इजराइल से 2000 नेगेव लाइट मशीन गन भारत आ चुकी है, जो सेना के हाथ में जाते ही आतंकवाद पर और घातक वार करेगी। वजन सिर्फ 7.95 kg, फायरिंग दर 600 से 750 राउंड प्रति मिनट। हल्की और चले तो दुश्मन के सीने में ताबड़तोड़ इतनी गोलियां उतारे कि पलक झपकते ही प्राण पखेरु उड़ जाए। देश की सेना को आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए जिस शिकारी की तलाश थी वो पूरी हो गई। इजरायली हथियार कंपनी इजरायल वेपन्स इंडस्ट्रीज ने भारत को हल्की मशीन गन नेगेव की पहली खेप सौंप दी है। यह डील मेक इन इंडिया पहल के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ की गई है। इस साल के अंत तक और 4000 गन की डिलीवरी होगी। कुल मिलाकर 41,000 यूनिट्स का बड़ा ऑर्डर है। यह डिलीवरी PLR सिस्टम के जरिए हुई है।
नेगेव दुनिया की सबसे हल्की 7.62 मिलीमीटर लाइट मशीन गन में से एक है। यह इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। कठिन परिस्थितियों में भी नेगेव बहुत विश्वसनीय है। इसकी ताकत इतनी है कि यह मजबूत दीवार और बंकर को भी भेज सकती है। इसलिए यह शहरी लड़ाई और अहम मिशनों के लिए बेहद जरूरी है, खास तौर पर रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ। यह गन सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों मोड में चल सकती है। इसे थल सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल और नौसेना के प्लेटफॉर्म पर भी लगाया जा सकता है। इसमें पिकाटिनी रेल्स और TTM नाइट साइट्स लगे हैं, जिससे कम रोशनी में भी निशाना साधना आसान हो जाता है। ऐसी लाइट मशीन गन सेना के जवानों के पास होगी तो टेरर का काम तमाम करने में आसानी होगी। वैसे ही जैसे घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। गांदरबल के अराहामा में चल रहे ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया। गांदरबल अराहामा के ऊपरी जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई थी। यहाँ से इरफान आपको दिखा रहा है कि वो ऑपरेशन चल रहा है अभी ऊपर करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, जहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं। कल चूँकि एक ऑपरेशन यहाँ पे जब हुआ उस वक्त इन्हें सूचना मिली कि मूवमेंट होने वाली है टेररिस्ट की, और 2 से 3 मिलिटेंट्स की यहाँ पर खबर थी, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें सेना, पुलिस और CRPF ने मिलकर इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल आगे बढ़े, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और कुछ ही देर में आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों की सूझबूझ और बहादुरी का नतीजा रहा कि एक आतंकी मारा गया। मूवमेंट जो है यहाँ से आगे बंद कर दी गई है, क्योंकि फायरिंग हो सकती है, फायरिंग रेंज में सिविलियन आ सकते हैं, इसलिए एहतियातन यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये आउटर कॉर्डन है इस पूरे ऑपरेशन का। कामयाब ऑपरेशन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का, जिसमें एक टेररिस्ट जो है मारा गया है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। यह ऑपरेशन इस साल की पहली बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है।